हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ एजुकेशन के पेपर नंबर 1 शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का महासंग्राम क्लास, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस बार हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाले हैं, जहाँ पर रिटन पेपर होने वाला है। तो 2026-27 में अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो हर साल हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक संगठन का अर्थ एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। शैक्षिक संगठन के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में आप शैक्षिक संगठन का अर्थ, उसके प्रकार, शैक्षिक संगठनों की विशेषताओं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपकी जो सारी यूनिट्स हैं उसको हम कंप्लीट करवा चुके हैं एजुकेशन की, और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की, और लगातार हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगी जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक संगठन का अर्थ एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, शैक्षिक संगठन वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा शिक्षा संबंधी कार्यों को योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है। जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी संगठन को शैक्षिक संगठन कहते हैं। इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शिक्षा विभाग जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब शैक्षिक संगठन के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें यही सब तो पूरा निर्णय लिया जाता है और पूरी सुविधा होती है बच्चों को पढ़ाई, मतलब बच्चों को शिक्षा देने के लिए अच्छी सुविधा होती है। हर प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, और बच्चों का एग्ज़ाम होता है, बच्चों को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है हर एक टॉपिक के बारे में। तो विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ये सब कुछ आपकी शैक्षिक संगठन के ही अंतर्गत आएंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान की जाए और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास को करने के लिए शैक्षिक संगठन योजनाएं बनाते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है शिक्षा कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन। यानी कि जो शैक्षिक संगठन होते हैं वो शिक्षा के कार्यों को एकदम व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें और भविष्य में सफल हो सकें। दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य एवं योजना पर आधारित। जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें, इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है और योजना पर ये आधारित होते हैं। तीसरी विशेषता है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। चौथी विशेषता है शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच समन्वय होता है। अब देखिए, अगली विशेषता है समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक। ये आपकी 5वीं विशेषता होगी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर हो गई है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी विशेषता, और ये नीचे वाली आपकी 6ठी विशेषता होगी, अनुशासन एवं कार्यकुशलता को बढ़ावा देना। आपका दूसरा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और शैक्षिक प्रशासन के कार्य का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन के बारे में आप लोग यूनिट नंबर 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। शैक्षिक प्रशासन यानी कि देखो क्या होता है शैक्षिक प्रशासन, ये आपके लॉन्ग में पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शिक्षा संस्थानों के कार्यों का संचालन, नियंत्रण तथा प्रबंधन किया जाता है। जितने भी शिक्षा संस्थान होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उन सब का जो संचालन किया जाता है, जो उनका नियंत्रण या प्रबंधन किया जाता है, वो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की योजनाएं बनाना, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा शिक्षा को प्रभावी बनाना शामिल होता है।
इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना और शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना होता है। आप लोग अपने यूनिट नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा कर पढ़ाया है। अब देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य है कि शैक्षिक प्रशासन नीतियाँ बनाता है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी नीतियाँ बनानी होगी वो शैक्षिक प्रशासन का काम होगा। दूसरा इसका कार्य है कि शैक्षिक प्रशासन संगठन में पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। तीसरा इसका कार्य है कि शैक्षिक प्रशासन एक प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाता है और उनका संचालन करता है। चौथा इसका कार्य है शैक्षिक प्रशासन जो है संगठन की संरचना भी निर्धारित करता है कि जो शैक्षिक संगठन होंगे उनकी संरचना कैसी होगी। इसका पांचवा कार्य है कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के स्वरूप और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रबंधन प्रक्रिया के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये भी आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने यूनिट्स में। तो प्रबंधन प्रक्रिया के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है निर्णय करना, की मतलब पूरा निर्णय लिया जाता है, प्रबंधन प्रक्रिया से रिलेटेड सारा निर्णय लिया जाता है। इसमें नियोजन भी किया जाता है, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत हो जाएगा संगठन करना। चौथा सिद्धांत है संप्रेषण करना। पांचवा सिद्धांत है प्रभाव डालना। छठा सिद्धांत है समन्वय स्थापित करना और सातवां है मूल्यांकन करना। इनके बारे में सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट को चेक करके अपने यूनिट्स को ओपन करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा लॉन्ग में पूरा। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के संबंध का वर्णन कीजिए। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन में क्या संबंध है। तो देखिए एग्जाम में सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन के बीच संबंध। हेडिंग ज़रूर डालिएगा, चाहे आपका शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, हेडिंग डालकर लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन दोनों ही शिक्षा व्यवस्था के ज़रूरी अंग होते हैं। जो प्रशासन होता है वो शिक्षा व्यवस्था को दिशा देता है और प्रबंधन जो होता है उन्हीं दिशाओं में काम करता है। इन दोनों का समन्वय ही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। देखिए जो प्रशासन होता है और जो प्रबंधन होता है दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि जितने भी शैक्षिक कार्य होते हैं उनको दिशा देने का काम प्रशासन करता है, शैक्षिक प्रशासन करता है, और उन कार्यों को उन्हीं दिशा में पूरा करने का काम शैक्षिक प्रबंधन करता है। बिना प्रशासन के दिशा नहीं मिलेगी और बिना प्रबंधन के कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन दोनों मिलकर शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। किसी भी संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, यानी कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैक्षिक योजना का अर्थ और शैक्षिक योजना के दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग में पूछेगा। देखिए शैक्षिक योजना वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही योजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें शिक्षा से संबंधित संसाधनों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यों का व्यवस्थित निर्धारण किया जाता है ताकि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी और सुचारू बनाया जा सके। शैक्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना होता है और शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करना होता है। अगली हेडिंग है शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण, जो कि एग्जाम में लॉन्ग में आपसे पूछता है। तो देखिए आर्थिक दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण होगा आर्थिक दृष्टिकोण। देखिए शिक्षा को मानव संसाधन विकास से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में सहायक माना जाता है। दूसरा दृष्टिकोण है सामाजिक दृष्टिकोण, यानी कि इसमें शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण माना गया है। शिक्षा के माध्यम से जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को मिटाया जा सकता है। तीसरा दृष्टिकोण है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो अब देखिए शिक्षा को लोकतंत्र की नींव माना जाता है।
यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करती है। इसका चौथा जो दृष्टिकोण है वो है प्रशासन दृष्टिकोण, यानी शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और संसाधनों के सही उपयोग हेतु योजनाएं बनाई जाती है। तो ये है शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए, शैक्षिक प्रशासन के पॉज्डकॉर्ब सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मैं पॉज्डकॉर्ब सिद्धांत के बारे में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लूथर गुलिक ने पॉज्डकॉर्ब का सिद्धांत दिया था, ये बात आप याद रखिएगा। पॉज्डकॉर्ब के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के कार्य, देखिए पॉज्डकॉर्ब में पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी नियोजन करना, यानी कि शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाना और उद्देश्यों को निर्धारित करने की पूरी योजना यानी नियोजन करना ही प्लानिंग होता है। पॉज्डकॉर्ब में दूसरा जो आपको अल्फ़ाबेट मिलता है वो ओ है। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन करना, यानी कि कार्यों एवं कर्मचारियों का उचित संगठन करना। पॉज्डकॉर्ब में जो तीसरा है वो है एस। एस का मतलब है स्टाफिंग, यानी कर्मचारी व्यवस्था, यानी कि योग्य शिक्षक एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना। और डी का मतलब है डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन, शिक्षकों और कर्मचारियों को सही दिशा देना कि उनको किस दिशा में कार्य करना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना है, मतलब कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें मतलब उनको बताई जाती हैं। उसके बाद देखिए, पॉज्डकॉर्ब में सी ओ आता है, उसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, यानी समन्वय स्थापित करना, यानी कि विभिन्न विभागों और कार्यों में तालमेल स्थापित करना, यानी कि जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक का अच्छे से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित हो, किसी के बीच जैसे मतभेद या भेदभाव ना हो, सब मिलकर समन्वय के साथ अपने कार्यों को अच्छे से करें। आर का मतलब है रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन करना, कार्यों की प्रगति की जानकारी एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसके लिए प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग तैयार की जाए। और पॉज्डकॉर्ब में जो लास्ट में बी आता है उसका मतलब है बजटिंग, यानी बजट बनाना कि शिक्षा में किस तरीके से खर्च होगा, आय व्यय के बारे में पूरा बजट तैयार करना। तो ये आपका बजटिंग हो जाता है। तो देखिए, बजटिंग में आप लिखेंगे आय व्यय का लेखा तैयार करना और धन का उचित प्रबंधन करना। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक वित्त का अर्थ और उसके महत्व का वर्णन कीजिए, जो कि आपके लॉन्ग में पूछेगा। शैक्षिक वित्त के बारे में भी सब कुछ आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं आपको यूनिट नंबर 7 में शैक्षिक वित्त के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। शैक्षिक वित्त वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत शिक्षा प्रणाली को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि शिक्षक संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। शैक्षिक वित्त वह धनराशि होती है जो शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और उसे बेहतर बनाने के लिए व्यय यानी खर्च की जाती है, यानी कि जो भी धनराशि, जो भी रुपए पैसे शिक्षा पर खर्च की जाती है, शैक्षिक वित्त होती है। शैक्षिक वित्त का महत्व या इसकी आवश्यकता में पहला पॉइंट होगा विद्यालय में जो फर्नीचर, उपकरण और अन्य सामग्रियां होती हैं उनकी व्यवस्था करना। तो वो सब कैसे होगा? शैक्षिक वित्त के माध्यम से ही होगा। शैक्षिक वित्त की जो दूसरी आवश्यकता या महत्व है वो है आय व्यय संबंधी एक निर्धारित समय के लिए वित्तीय योजना बना सकना तथा उसे क्रियान्वित कर सकना। तीसरा पॉइंट है विद्यालय की वित्तीय स्थिति के आधार पर आय व्यय को संतुलित बना पाना। चौथा है विद्यालय को नीति प्राप्त आय के स्रोतों के आधार पर निर्धारित करना। पांचवा पॉइंट है प्रशासन की दृष्टि से संचालन की महत्वपूर्ण शर्तों तथा सेवाओं को आसान बनाना। छठा पॉइंट है विद्यालय की कार्य क्षमता को निर्धारित करना और शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकना। तो ये शैक्षिक वित्त का महत्व या उसकी आवश्यकता है, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को यूनिट नंबर 7 में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने केवल आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं जिनकी पूरी 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी आपको अपने को करिकुलर पेपर या अदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और मॉडल पेपर की वीडियोस महासंग्राम क्लासेस मिलेंगी, जिनको देखकर आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।